गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग थे। और अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हमारे पास टॉपिक आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या देखने को मिलता है, उसी के रिगार्डिंग हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, डेरिवेशंस पढ़ते हैं। उनको जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है हमारे पास। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि किसी भी सरफेस में या कहीं से भी हमारे पास n नंबर ऑफ लाइंस अगर पास कर रही हैं, ठीक है, तब इस कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन आती है और तब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू द सरफेस। कि अगर हम किसी भी एक सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने ये सरफेस कंसीडर किया हुआ है, अगर हम इस सरफेस में से ये बोले कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाई जा रही हैं या कर रही हैं, तो वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, वो बताता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल है, हमारे पास होती क्या है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी किसी भी एक गिवन सरफेस से या फिर जो हमने कंसीडर किया है, तो उसको हम बोल देंगे कि वहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, फाई से लिखा जाता है हमारे पास। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी तो आपने उसे किससे रिप्रेजेंट करना है, किससे डिनोट करते हैं, हम फाई से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है कि फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं किसी भी एक सरफेस से। तो सरफेस की जब भी बात आएगी तो हम उसे किससे लिखेंगे, सरफेस को आप एस से डिनोट करोगे, जो कि बेसिकली क्या होगा, उस सरफेस का एरिया। यहां पे हमने लिख रखा हुआ है फिगर में कि एरिया जो है इक्वल्स टू एस, यानी कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो एरिया है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पे ई वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यानी कि अगर आप दोनों का प्रोडक्ट कर दो कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवा रहे हैं हम एक गिवन सरफेस में, यानी ई डॉट एस इक्वल्स टू फाई, और फाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आ जाता है। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू ई एस। अब ई एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोबारा से बता रहा हूं कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि ये हमारे पास एरिया का कंसेप्ट है। अभी तक हमने ये पढ़ा होगा या आपने कहीं कहीं पे भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये सीखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, वो पास करती हैं, बट वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया जाता है हमारे पास कि किस एरिया से कर रही हैं, कहां से कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। अब यहां पे आपके पास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात होगी, उसी के लिए ही कंसेप्ट चलेगा। अब जब हमने यहां से फॉर्मूला बना लिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप फॉर्मूला बना लेते हो तो उसके बाद इसी का एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं और, आपके पास अगर कभी आए डिफाइन करने को तो आप इसे और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the product of magnitude of electric field and the surface area as perpendicular to the electric field। अब ये फॉर्मूला से ही हमने डेफिनेशन बनाई है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है और फॉर्मूला होता है ई डॉट एस। अब यहां से देखो डेफिनेशन कैसे बनाई है हमने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, बेसिकली ये प्रोडक्ट है हमारे पास। आप डॉट लिख रहे हो, मल्टीप्लाई लिख रहे हो, यानी प्रोडक्ट है हमारे पास। किस किस का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड, वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये टोटल एरिया है हमारे पास, और अगर हमारे पास मैथमेटिकली किसी भी क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका स्मॉल पोर्शन कंसीडर करते हैं, और स्मॉल पोर्शन कंसीडर करने के बाद हमारे पास क्या किया जाता है, उसे बाद में हम टोटल वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। हर बार के जितने भी अभी तक के आपने +1 +2 जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स किए होंगे, जब भी ड्राइव करते हैं इक्वेशंस को, कुछ इसी फॉर्मेट पे हम काम करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये फाई है, फाई यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम पूरी टोटल वैल्यू तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसकी स्मॉल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फाई की स्मॉल वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डी फाई से। डी फाई यानी हमारे पास क्या है, स्मॉल वैल्यू कंसीडर करी जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम टोटल एरिया में से स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे,
जितनी n नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं उसमें से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो भी हमारे पास कितनी करेंगी, कम करेंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी फाई इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया E, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो आपको पता है कि एंगल यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस करने पड़ जाता है, जिसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे cos थीटा। और एस आपके पास क्या था, एरिया था, टोटल एरिया। जबकि हमने अगर एरिया कम कर दिया है, जैसे मान लो ये मेरे पास, अगर आपने टोटल एरिया कंसीडर किया है और जब हम इसे ड्राइव कर रहे हैं तो मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो भी क्या करेंगी, कम करेंगी। अब यहां से जो ds है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इस s को, s यानी एरिया कम किया तो ds से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी स्मॉल एरिया की बात। और यहाँ पे E आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इनको रीअरेंज किया बेसिकली, कैसे किया, डी फाई E ds cos थीटा, cos थीटा को आगे लिख दिया हमने। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे, cos थीटा को यहां से हटा देंगे और जैसे एंगल हटता है तो उसकी वेक्टर फॉर्म आ जाती है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, वेक्टर फॉर्म आ गई। अब जब हमारे पास ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू किसके लिए देखने को मिल रही थी, स्मॉल वैल्यू देखने को मिल रही थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, टोटल वैल्यू की, क्योंकि हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करनी होती है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू किसी भी सरफेस के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये जो फॉर्मूला है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले डी फाई की इंटीग्रेशन होगी आपके पास, उसके बाद इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन। अब जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप डी फाई की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी। और E डॉट ds की इंटीग्रेशन कैसे कर दी है इन्होंने, हमने क्या लिखा है, यहाँ से cos हटा दिया है और cos हटाने पे हमारे पास वेक्टर आ गया। और जैसे ही आप वेक्टर लगाते हो यहाँ पे, अब आपको सडनली याद आएगा कि हमने लिमिट का तो यूज नहीं किया, तो लिमिट यहाँ पे एरिया के लिए डेरिवेशन करी जा रही है, तो लिमिट क्या आ जाएगी, s हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो अब इसमें जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आपके पास क्या आते चलेगा, यहाँ पे आंसर बनते चलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये ऊपर भी हमारे पास बन रहा था फाई, यानी अब हमारे पास किसकी बात हो रही है, अब हमारे पास बात हो रही है टोटल फ्लक्स की, और ये इसके लिए फॉर्मूला आ गया ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ कि अगर हम स्पेशल केस बनाएं, या वो ऐसा तो बोलते नहीं है, या कभी बोल देते हैं कि ड्राइव करो इक्वेशन को और उसके बाद बोल देते हैं विद स्पेशल केसेस। अगर स्पेशल केस ना भी बोले बनाने को, तो हमारे पास किस चीज की बात करी जा सकती है, वो पूछ सकते हैं कि कहां पे वैल्यू आपके पास जीरो होगी, कहां पे आपके पास वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो cos थीटा है, इस थीटा की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जिनकी बात करी जा रही है ये किसी भी एंगल पे चेंज हो सकती है हमारे पास। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले अगर हम यहाँ पे एंगल जीरो पुट करते हैं तो cos जीरो की वैल्यू ये देखो eds cos ऑफ जीरो हो जाएगा, यही फॉर्मूला में। और ये जो cos जीरो है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे ही आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन eds। अब जब आपके पास लिमिट ही सरफेस के लिए है तो आप इंटीग्रेट किसको करोगे, E तो आपके पास कांस्टेंट है, वो तो बाहर चले जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ds, यानी सरफेस की इंटीग्रेशन करी जा रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस केस में आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम का केस है, यानी कि जब हमारे पास थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी तब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, या आप बोल सकते हो कि वहां पे जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वहां पे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेंगे। अब दूसरा हमारे पास जो केस आता है वो आता है कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि अगर हमारे पास जो एंगल बन रहा है अगर वो 90 डिग्री का हो, तो आप सभी को पता है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी cos 90 डिग्री 0, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो eds इंटू 0, तो आपके पास टोटल फाई यानी फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है 0। तो ये हमारे पास दो केसेस बनते हैं इसी फार्मूला के रिगार्डिंग। अब हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप डिनोट किससे करते हो, फाई से करते हो। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इंटू एस। जब आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्मॉल वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। स्मॉल वैल्यू यानी फाई जो है वो डी फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया एस जो है वो ds बन जाएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा साथ ही साथ में, क्योंकि हमने वेक्टर क्वांटिटी यूज नहीं करी।
जब वेक्टर लगाओगे तो आप वहां से क्या कर दोगे, एंगल हटा दोगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ईडीएस कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद आपने क्या किया, इसके स्पेशल केस देखे इंटीग्रेशन के बाद, और इंटीग्रेशन में आपने एक बार कोस की वैल्यू 0 पुट करी, स्पेशल केसेस में सॉरी, एक बार आपने कोस की वैल्यू 0 पुट करी और एक बार कोस की वैल्यू आपने 90 पुट करी। तो दो केसेस आपके पास बने, एक बार आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट आया और एक बार आपके पास वैल्यू आई 0। अब यहां पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो शायद आपने +1 में ना सुनी हो या सुनी भी हो, बट +2 में आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड अभी एप्लीकेशंस चलती हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को हम आगे फिर फर्दर भी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो जो आपके पास 2025 में एचपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था, उसका एक सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन था यानी एमसीक्यूज था हमारे पास कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, यानी कि इन्हीं को ही उन्होंने क्या कर दिया हुआ था, रीअरेंज करके लिखा हुआ था। यही आपके पास यूनिट वहां पे पूछी गई थी, फर्स्ट क्वेश्चन था ये पूरा। जब आपके पास आप पेपर निकालोगे लास्ट ईयर का तो आप देखोगे कि आपके पास क्या है, एचपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बताओ कितनी होती है। और जितने भी पेपर आप देखोगे लास्ट ईयर की तीनों सीरीज, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो इसी चैप्टर से आने स्टार्ट हुआ। हमेशा ही पहला एमसीक्यूज आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इस बार आपसे यूनिट पूछ ली थी, ऐसा भी कर सकते हैं, इस बार आपसे यूनिट पूछ ली थी, नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर हो तो सकता है अगर इसी टॉपिक को हिट कर रहे हैं तो फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है आपसे ये स्पेशल केसेस पूछ लें। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एसआई यूनिट आपने याद रखनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास गोज लॉ, या हम इसे एक और नाम से देखते हैं कि हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कभी कभार आता है गोज थ्योरम करके, कि एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो और ड्राइव करो कि गोज थ्योरम होती क्या है हमारे पास। तो गोज थ्योरम क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने अभी अपना लास्ट टॉपिक कवर किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है हमारे पास, जिसे हम 5 से डिनोट कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास जब हमने लास्ट टॉपिक में बात करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो ये हम करते हैं किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, यानी क्लोज्ड लूप जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब भी आप रिलेशन पढ़ोगे तो आप किस थ्योरम के अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम के अंदर। तो बोला जा रहा है इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि उस सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है वो हमारे पास किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 1/ε0 टाइम्स के साथ। तो अब ये 1/ε0 टाइम्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास परमिटिविटी। ε0 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, परमिटिविटी। यहां पे मैंने लिखा भी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किस चीज के बारे में बता रहा है हमारे पास, ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि ये हमारे पास जब आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो, यानी कि परमिटिविटी की बात करते हो आप, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या होता है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ये कांस्टेंट देखने को मिलता है। एक कांस्टेंट हम वहां पे ड्राइव कर पाते हैं और उस कांस्टेंट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, जिसका यूज यहाँ पे होता है हमारे पास, जिसको हम लिख रहे हैं 1/ε0 टाइम्स। अब इनके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस में, वो हमारे पास क्या होगा, फ्री स्पेस में इक्वल होगा किसके, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि जितना टोटल चार्ज रहेगा, जिसको हम क्यू से लिख रहे हैं, जितने टाइम के लिए, मतलब 1/ε0 टाइम्स। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, अब इस डेफिनेशन से हमारे पास क्या है, आप या तो फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके पास डेफिनेशन बनाना, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, एक मैंने क्लोज सरफेस कंसीडर कर रखा हुआ है, ठीक है, सर्कल है, पता नहीं लग रहा है कि नहीं, जब भी बनाता हूं सर्कल कभी लगता तो है, ठीक है, बट चलो आप कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटर में जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया हुआ है। अब यहां से फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, फील्ड लाइंस पास करेंगी, सिंपल है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा होगा वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो। अब जैसे ये पास कर रही है हमारे पास, तो यहां से लेके इस पॉइंट तक के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पे एरिया कंसीडर किया हमने, और ये एरिया कैसा बन रहा है हमारे पास, क्लोज्ड लूप एरिया, ये क्लोज सरफेस है हमारे पास, उस एरिया के लिए, यानी स्पेशली हमने मेंशन किया हुआ है कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है डेफिनेशन में, क्लोज सरफेस की बात हो, जिसे एस से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आप पूरा टोटल एरिया कंसीडर कर सकते थे, बट टोटल एरिया कंसीडर करोगे तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेशन अलग तरीके से चलेगी, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, जिसे डीएस से लिखते हैं, इसका यूनिट वेक्टर आ जाता है हमारे पास कितना, एन कैप, और ये जो आपके पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, उसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बेसिकली अगर क्लोज सरफेस बन रहा है तो रेडियस होगी हमारे पास, आर वेक्टर से लिख रहे हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में उसी का यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं हम कितना, आर कैप, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है, हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि है तो अल्टीमेटली जब भी गॉस थ्योरम लगाई जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए लगाई जा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात हो रही है, बट यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, और लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने सीखा था कि फाई के लिए हमने रिजल्ट बनाया था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस, ऐसे करके फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस, या तो हम लिखते थे कॉस ऑफ थीटा, या हम लिखते थे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये कुछ इस तरीके से। अब यहां पे देखना, जब भी आप इसी फार्मूला को यहां पे रिप्रेजेंट करोगे या यूज करने की कोशिश करोगे, अब हमारे पास क्या आ गया है, एक बात का ध्यान रहे कि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में गलती क्या होती है हमसे कि हम ऐसे ही इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जब भी आपके पास किसी क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन करनी होगी, जैसे ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, तो आप इंटीग्रेशन तो करोगे, बट बीच में ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दोगे, एक सर्कल सा बना दोगे, जिसका मतलब होता है हमारे पास कि ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब यही रिजल्ट था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, बट यहाँ पे किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास, क्लोज्ड इंटीग्रेशन के साथ। अब ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हमें बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसके इक्वल आ रही है, जितना चार्ज यहाँ पे एनक्लोज्ड है यानी क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 था, तो अगर आप क्यू और 1/ε0 को आपस में प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपके देखोगे Q/ε0 आपके पास यहाँ से रिजल्ट बन के निकल के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हमें ये पता चल गया परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट कैसे देखा जाता है, और यहाँ पे हमारे पास इसका यूज क्या था, ये क्लोज सरफेस के लिए करा जा रहा है, गॉस थ्योरम बेसिकली क्लोज सरफेस के लिए लगाई जा रही है हमारे पास, ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, और जब भी इंटीग्रेशन यूज करोगे तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन यूज करी जाएगी हमारे पास। अब इसका आता है प्रूफ, अगर पेपर में आ जा रहा है हमारे पास कि प्रूफ करोगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करके बताओ, तो आप पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, फिगर बनाओगे, उसके बाद हम प्रूफ करने स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप जो कंसीडर पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा सारा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोशिश करूंगा कि अगर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर, तो मैं आपको उसी के नीचे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी शायद अपलोड करते चलूँ बीच बीच में, कोशिश यही रहेगी। वैसे तो मैं ऑनलाइन या वीडियोस बनाने की इच्छा रखता नहीं हूँ, बट फिर अब सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि मेरे को बनाने पड़ रही है किसी रीजन की वजह से,
तो मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ यहाँ से आप नोट कर रहे हो तो नोट मत करना प्लीज, क्योंकि आप समझ लो टॉपिक। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये जो इसका पूरा कंटेंट है वो मैं वीडियोस के नीचे ड्राइव बना दूंगा, गूगल ड्राइव, तो आप वहां से देख सकते हो, या आप वहां से डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। तो कंसीडर पार्ट में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम प्लस क्यू चार्ज, जो कि हमारे पास सेंटर में है किसी भी सरफेस के, और उसके अराउंड आप देखोगे कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप इसकी बात कर रहे हो, गॉस थ्योरम लगा रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनता है। तो एक यहाँ से आपको एक टर्म के बारे में पता चलेगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होता है क्या, बेसिकली जब भी आप किसी क्लोज लूप या क्लोज सरफेस की बात करते हो, जहां पे आप क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो, तो उसी के अराउंड हमारे पास जो सरफेस बनता है उस टाइम पे उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास इसका गॉसियन सरफेस आ गया है, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का आप डिस्टेंस लिख दोगे, ये हमारे पास आर वेक्टर से लिखा जा रहा है। उसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ई वेक्टर, वो यहाँ पे है, और ये हमारे पास क्या है, एरिया एलिमेंट, जो पोर्शन हमने कंसीडर करके रखा हुआ। उसके बाद आप लिखोगे सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स थे, स्टार्टिंग से जब सिलेबस चलेगा वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, उसके लिए रिजल्ट बनाते हो। प्लस चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट आता है आप सभी ने बनाया होगा या पढ़ा भी होगा, उसका रिजल्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। अब ये आया कहां से, वही जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट डेरिवेशन करी होगी कूलम्स लॉ की, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब वहां पे क्या होता है कि Q1 Q2 जो आप दो चार्ज कंसीडर करते हो, यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हो तो आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला F बाय Q0, ये ऐसा कुछ होता है। तो एक चार्ज की जो वैल्यू है, यानी आप जब लिख रहे हो Q इंटू Q0 डिवाइड बाय Q0 कर दोगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी रिजल्ट बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने चार्ज रह जाते हैं, हमारे पास एक चार्ज रह जाता है। तो वही उसी चार्ज की बात हो रही है, वो हमारे पास कितना है यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट था जो आपने लास्ट अपने सिलेबस में देख रखी होंगी डेरिवेशन। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ कहीं कंफ्यूजन न हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया रिजल्ट कि ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 है क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, वेयर आर इज ए यूनिट वेक्टर, और हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे आप जो ये आर कैप यूज कर रहे हो, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डीएस विद एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। बोल रहे हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो, ये जो जिसके लिए आप यहाँ पे डेरिवेशन बनाने की कोशिश करोगे या फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और जो एरिया उसका, अगर एरिया हमारे पास यहाँ पे टोटल एस है, तो स्मॉल एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, ds। तो वही यहाँ पे मेंशन कर दिया कि स्मॉल एरिया हमारे पास ds आ गया, और जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, जो वेक्टर आप यूज करोगे उसे हमने किससे लिख दिया, ds वेक्टर से लिख दिया, जो कि हमारे सरफेस से क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जा रहा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, और उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, होता है क्या, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। किसके लिए, स्मॉल पार्ट के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, और यहाँ पे एरिया भी हमारे पास स्मॉल है, तो हम यहाँ पे क्या, कौन सा रिजल्ट का यूज करेंगे, डायरेक्ट फाई का रिजल्ट यूज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो टोटल वैल्यू को बताता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम करेंगे डी फाई, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। उसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड, बस अब हो गया काम। अब आपको पता चल गया होगा करना क्या है। यहाँ पे आपके पास ई वेक्टर की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में आपको ई वेक्टर दिख रहा है, ये तो आप बड़ा अच्छे से कर लेते हो, सारे सबको पता है कि अब आप इक्वेशन को पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन उठाओगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी। तो ये आ गया आपके पास क्या, डी फाइव इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या बन जाएगा, अब ई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, रिप्लेस कर दोगे वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डीएस वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। अब बात यहां पे आती है, अब डेरिवेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कि ये जो आपके पास यहाँ पे ds है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मेरे को इसकी वेक्टर फॉर्म हटानी है तो क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे इसी के साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ds, और आपने यहाँ पे क्या कंसीडर कर रखा है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, n क्या है, तो ये आ जाएगा ds n क्या।
अभी अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपके पास रिजल्ट ही नहीं बना, अभी तो सिर्फ ये बना हमारे पास डी फाइव इक्वल्स टू 1/4 पाई नॉट आर कैप डॉट डी एस एन कैप। अब हमारे पास जब ये आ जाएगा तो आप देखो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, आर कैप एन कैप, तो दोनों को सॉल्व किया जा सकता है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, टोटल रिजल्ट फाइनल फ्लक्स के लिए आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, गोज थ्योरम चल रही है। अभी हम देखते हैं आगे। चलो जी आगे देखते हैं डेरिवेशन। यहां तक हमने रिजल्ट बना लिया था, डी फाइव इक्वल्स टू 1/4 पाई आर कैप डॉट डी एस एन कैप। यहां तक ठीक था, हम इसे रीअरेंज कर देते हैं। यहां देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है और फिगर को जो यहाँ पे थी उसको हमने शिफ्ट कर दिया टेक्नोलॉजी का, ठीक है जी। अब हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं तो ऐसे ही हो पाएगा। चलो जी, अब ये डी फाइव इक्वल्स टू 1/4 पाई, यहां से आ जाएगा आपके पास क्या रिजल्ट, अरे यहाँ पे गलत कर दिया साहब, ये आप नहीं बोलते हो। और यहाँ पे इनटू क्या था, ये तो बच गया हमारे पास क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी चल रहा है साथ में। यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, और ये जो कैप है इनको सॉल्व करने के लिए हमने रीअरेंज करके एक साथ लिख दिया आर कैप डॉट एन कैप। अब यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं क्या, ये वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया एलिमेंट, आर कैप एंड एन कैप आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। फिगर की जरूरत पड़ेगी जो हमने ड्रॉ कर रखी हुई है। यहां पे आप देखते हो कि एन कैप और ये जो आर कैप है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर सेम डायरेक्शन है तो कोई एंगल बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लिख देंगे कि थीटा की वैल्यू इन दोनों के लिए हमारे पास क्या है, 0। आर कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू और एंगल की वैल्यू। तो एंगल कितना है हमारे पास, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हमारे पास टोटल सॉल्व करके रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे डेरिवेशन में, और आपको क्या देखने को मिलेगा, डी फाइव ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये कौन सा रिजल्ट था, वही फ्लक्स का रिजल्ट चल रहा है। किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर डीएस, क्योंकि ये सॉल्व होके हमारे पास क्या हो चुके हैं, 1 वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास 1 वैल्यू आ गई है यहाँ पे सॉल्व होके। अब आपके पास क्या, अभी ये जो टोटल फ्लक्स की बात कर रहे थे आप, डी फाइव की बात कर रहे थे, तो ये जो डी फाइव है हमारे पास, ये तो स्मॉल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी के लिए फॉर्मूला बनाया। बट हमें तो चाहिए एंटायर सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन कैसे यूज होगी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन यूज होगी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाइव की, और उसके पूरे रिजल्ट के लिए भी आप क्या कर दोगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का यूज करोगे। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आएगा क्यू बाय आर स्क्वायर डीएस, ठीक है जी। अब यहां पे देखो जो जो कांस्टेंट है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला जाएगा, डी फाइव की इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास फाइव बोले तो टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स आ गई यहां से, और यहां से एक कांस्टेंट चला गया, चार्ज हमने फिक्स रखा था, रेडियस आपके पास सरफेस के लिए जो भी आप क्लोज सरफेस बना रहे हो वो भी फिक्स है, वो भी बाहर चला गया। बचा क्या, बचा ये डीएस, यानी डीएस की आपको इंटीग्रेशन करनी है। और हमेशा की तरह हमें लेट याद आएगा कि अब लिमिट भी तो चाहिए इंटीग्रेशन करनी। तो आपने क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिखा है तो लिमिट भी चाहिए, तो लिमिट क्या आएगी हमारे पास, सरफेस एरिया। उसके लिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, एस रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप जैसे ही इंटीग्रेट करते हो डीएस को, इस केस के लिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इस केस के लिए, स्फीयर के केस के लिए, तो आप इसी की वैल्यू पुट कर दोगे सरफेस एरिया की 4 पाई आर स्क्वायर। अब होगा क्या, ये देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, हमारा जो इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिजल्ट बना वो बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप रिजल्ट बना सकते हो, जो कि हमारा किसका रिजल्ट भी है, फाइनल रिजल्ट है हमारे पास गॉस थ्योरम का। तो ये हमारे पास जो गॉस थ्योरम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करके बताओ फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी बोल सकते हो कि आप इस रिजल्ट को प्रूव करके बताओ। तो आपने ये पूरी डेरिवेशन करनी है। आपने किया क्या, बड़ा सिंपल सा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट लिखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट लिखेंगे, जो डी फाई करके आपने लिखा था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो आपने रिजल्ट फर्स्ट इक्वेशन बनाई होगी पुट करोगे। रिजल्ट पुट करने पे आपके पास क्या है, वहां पे आप सॉल्व करोगे, वेक्टर्स को सॉल्व करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। एंगल के हेल्प से आप सॉल्व करके वैल्यू 1 आ जाएगी। पुट करोगे, पुट करने के बाद आप देखोगे कि हमने तो स्मॉल वैल्यू कंसीडर करके रिजल्ट बना दिया, हमें तो टोटल वैल्यू चाहिए थी। अब टोटल वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे तो बस डीएस की इंटीग्रेशन होगी। सिंपल है हमारे पास कि आपके पास 4πr² बनेगा, सॉल्व करोगे आपके पास वो कट जाएंगी वैल्यूज, पर बनेगा क्यू बाय एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास गॉस थ्योरम थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एप्लीकेशंस भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे आप कभी कभार देखोगे कि न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये आप देखो, तो चलो ये हमने रिजल्ट बनाया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। इफ द क्लोज्ड सरफेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज दैट इज क्यू इक्वल्स टू 0। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, सरफेस तो है, क्लोज सरफेस तो है, बट उसमें जो चार्ज की वैल्यू है, जो आप चार्ज की वैल्यू देख रहे हो, तो चार्ज की वैल्यू है ही, वो हमारे पास कितनी है, 0 है। अगर वो 0 होती है तो उस टाइम पे हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि देखो अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो इंटेंसिटी यानी इस ई वेक्टर की वैल्यू 0 हमारे पास। तो सरफेस एरिया चाहे जितना मर्जी होता रहे, आपके ऊपर उस रिजल्ट पे कोई डिपेंड नहीं करेगी वैल्यू एरिया की। तो अगर आपके पास ये क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू भी 0 ही देगी। दूसरा केस है कि इफ द क्लोज सरफेस कंटेन टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये हमने बड़ी बार पढ़ा है कि अगर मैग्नीट्यूड उन दोनों चार्जेस का सेम है और अगर आप देखोगे दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है या साइन किसी भी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव आ जा रहा है, तो अगर वो दोनों आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो उस केस में भी जो फ्लक्स की वैल्यू वो आपको 0 ही देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास टोटल था गॉस थ्योरम, या आप बोल सकते हो गॉस लॉ। अब इसके हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे, इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको अच्छे से पढ़ते चलो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इसी साल जो पेपर हो रहे हैं 2025 में, सीबीएसई का मन किया कि पेपर के लेवल को बढ़ा दिया जाए थोड़ा +2 लेवल पे, तो उन्होंने फिजिक्स पोर्शन को टफ बना दिया। और फिर तो आपने देखा ही होगा कि क्या हुआ। फिर एनटीए के ऊपर बड़े क्वेश्चंस होते थे कि हमें बोला जाता था बार बार कि एनटीए पेपर लीक करवा देता है, बच्चों के 720 में से 720 आ जाते हैं तो नीट में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने पेपर का लेवल इंक्रीज करना था, टफ करना था, तो उन्होंने भी फिजिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर दिया और फिर सिर पकड़ के बैठे रहे हम। अब अगर एचपी बोर्ड अपने पेपर के पैटर्न जो कि उन्होंने लास्ट अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें वो बता चुके हैं कि इस टाइप का पैटर्न आएगा, अगर उनको अपना लेवल बढ़ाना होगा, आप देख रहे हो सीबीएसई को लेवल बढ़ाना था तो फिजिक्स पोर्शन को हिलाया, एनटीए को नीट के पेपर में हिलाना था तो फिजिक्स पोर्शन को हिलाया। बारी हो सकता है एचपी बोर्ड की, बाकी समझदार हो आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, ऊपर से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी अगर हमसे कभी कोई डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अभी एक बार टॉपिक करते हैं, फिर देखेंगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कोशिश की जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू। ये हमारे पास जो टोटल कंसेप्ट है इनको रिवाइज कर लेते हैं।